नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। और आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह के समर्थन में त्यागी समाज द्वारा रोड स्थित दीपक पैलेस में एक सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित दीपक पैलेस में त्यागी समाज की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गठबंधन प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह पहुंचे, जहां त्यागी समाज के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रमोद त्यागी, जिला अध्यक्ष गौरव स्वरूप और सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान त्यागी समाज द्वारा चौधरी अजीत सिंह का पगड़ी पहनाकर और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं त्यागी समाज ने चौधरी अजीत सिंह और गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। हमारे सब लोग बुद्धिजीवी हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी एक अलग पहचान बनाते। आदरणीय प्रमोद त्यागी जी को 85,000 वोट बुढ़ाना मिले और 5,000 उनके समाज में वोट दिए। मुझे 15 में 87,000 वोट मिले, कहा जाए कि मेरे समाज ने मुझे वोट नहीं दिया, फिर क्यों दूसरा समाज हमारे साथ लगेगा? अगर हम अपने मेरे समाज के व्यक्ति को नहीं ऊपर उठाएंगे, अपनी पहचान दी, अपनी ताकत को पहचान दी, किसी एक पार्टी का बंदा नहीं होती। वो पार्टी जो समझती है कि आप लोग पूरे वोट करें, आपके बीच आप बताइए कौन सा काम हम लोग का होने क्या, कौन सा रास्ता पूरा किया। आज देश किस तरह का माहौल है, क्या इसी माहौल में हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग इसी माहौल में रहना पसंद करें? मुझे समझना कभी अपने बिजनेस के लिए, अपने मिलनसारी के लिए पहचाना जाता कि आज हमारे इस जिले का हो गया 2013 की बात को बार बार याद करके वो बनाना चाहते हैं। कब तक हमारे इस कलम को धोना है और ये कदम जरूर मिल सकता है कि महागठबंधन के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह को हम सब, आप लोग हमारा समाज, मेरा समाज वोट करें और यहाँ से इजाजत देंगे और उनको बताएं कि हम लोग हम पसंद हो गए, हम शांति चाहते हैं, बिजली की तरफ नहीं चाहते हैं, तभी हम लोग सफल होंगे। गाँव के किसान त्यागियों की मीटिंग एड्रेस की, जब मैं आया तो मैं सोच रहा था कि आज तो मामला कुछ फर्क होगा। ये गांव के त्यागी नहीं है, ये शहर में वकील होंगे, बिजनेस में कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि शायद आज फर्क बोलना पड़ेगा, लेकिन तिलोक को सुनने के बाद मुझे लगा कि आप मन से अभी किसान ही हो। सही है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करोगे, लेकिन आपके दिल में अगर एक खेत होगा तभी आपको चैन मिलेगा, वरना चैन मिलने वाला नहीं। अब कहने को तो प्रमोद ने सब कुछ कह दिया, क्या कहूँ मैं नहीं जानता। और अभी हमारे आपकी जो हमने इंट्रोड्यूस कर रहे थे त्यागी जी, उमेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई ऑनरेडी त्यागी बनाने का, अगर आप मुझे ऑनरेडी त्यागी बना लो तो आपका डर है कि खत्म हो जाएगा। शहर के बुद्धिजीवी समाज ने चौधरी अजीत सिंह जी का स्वागत कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी त्यागी, ब्राह्मण और बुद्धिजीवी समाज के सभी लोग थे। विशेष थे क्योंकि हम भी आयोजक थे तो त्यागी समाज कुछ ज़्यादा था, तो सब लोगों ने चौधरी अजीत सिंह को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपना समर्थन दिया है और ये विश्वास दिलाया कि बहुत बड़ी संख्या में हम अपना मतदान चौधरी साहब के पक्ष में करेंगे और चौधरी साहब को मुजफ्फरनगर लोकसभा से जिताने का काम करेंगे। इसमें अधिक संख्या लोग त्यागी समाज के थे और भी ब्राह्मण समाज और जुम्मेदार वैश्य समाज, पाल समाज, सभी समाज के लोग भी थे। क्या संतुष्ट हैं आप समाज के लोगों को आप समर्थन दिया? मुझे निश्चित विश्वास है कि हमारे समाज का, जिन समाज के लोग हैं, उनका अधिकांश वोट चौधरी अजीत सिंह को जाएगा और इस बात देखना लाखों वोट से चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर लोकसभा से विजयी होंगे। तुम फाइट किससे मान रहे हो, उनकी क्या है? तो सीधा इलेक्शन है बीजेपी का, गठबंधन का। अलग लेके चल रहे ना चुनाव को, तीसरा को प्रत्याशी नहीं है, पाकिस्तान के मुद्दे पे लेके चल रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को उल्टा जोड़ते, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया है, पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, चौधरी सिंह हुए हैं और देवगौड़ा महेंद्र गुजरात, चंद्रशेखर जी हुए, इंदिरा जी हुई, सबने देश को मजबूत करने का। वोटर भटक रहा है, क्या उसे इकट्ठा कर पाएंगे आप? निश्चित रूप से इकट्ठा होने जा रहा है। कल बुढ़ाना विधानसभा में आप देखते 20-20 हज़ार की रैली हुई। बुढ़ाना अकेले, बुढ़ाना से 90,000 से जीतेंगे चौधरी अजीत सिंह। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कीजिए, विकास के नाम पर वोट दीजिए। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वो सच नहीं बोला है, तो वादे पूरे नहीं किए हैं।
लोगों को ये जो कहते हैं वो करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में माता पिता के साथ सो रही 3 दिन की नवजात बच्ची की अपहरण कर हत्या कर दी गई। जहां बच्ची का शव तालाब में पड़ा मिला, वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौर से देखिए इस वीडियो को, जो ठीक बच्ची के जन्म के कुछ देर बाद की है। ये वीडियो इसी बच्ची के परिजनों ने अपने मोबाइल कैमरे में यादगार के तौर पर कैद की थी, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्ची ने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, ठीक से इस दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था। बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि कोई उसका दुश्मन हो गया और किसी अज्ञात हत्यारे ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें बच्ची गंदगी के ढेर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और राजीव कॉलोनी में रहने वाली बच्ची के पिता भोला और माँ अंगूरी की माने तो उनकी 3 दिन की नवजात बच्ची को किसी अज्ञात ने उस समय घर से उठा लिया जब वह उनके बेड पर सो रही थी। बच्ची के पिता के मुताबिक बच्ची को उसकी मां ने सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ में जन्म दिया था, जिसके बाद उसे घर ले आए। जब रात को करीब 2:30 बजे उन्होंने देखा तो उनकी बच्ची बेड से गायब थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं कराया गया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई जानवर बच्ची को उठा कर ले गया होगा। उन्होंने बच्ची को आसपास के इलाके में तलाश किया, लेकिन बच्ची कहीं पर नहीं मिली। अचानक उनको सूचना मिली कि एक बच्ची का शव उनके मकान के पीछे ही बने तालाब के पास पड़ा हुआ है। जब उन्होंने जाकर देखा तो बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। परिजनों का कहना है कि किसी ने उनके बच्ची को घर से उठा लिया और उसको मारकर यहाँ पर फेंक दिया, लेकिन उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये 22-23 की रात को इनको 2:30 बजे पता चला कि इनकी बच्ची गायब हो गई है माँ के पास से। तो उसके बाद इन्होंने आए थे फिर, लेकिन कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं दी। कहा जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, शायद कोई बंदर या कुत्ता वगैरह उठा के ले गया है, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। उसके बाद कल डेड बॉडी मिली है, तो कल इन्होंने कंप्लेंट करी है और उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी। कहाँ मिली डेड बॉडी, किस हालत में थी? डेड बॉडी इनके घर के पीछे पानी भरा हुआ है, थोड़ी सी दूरी पे वहीं मिले है, उसके बिल्कुल किनारे पे। तो किस हालत में थी? कोई बॉडी चोट के निशान या कोई जानवर के निशान? नहीं, बॉडी के ऊपर चेहरे पर चोट के निशान तो हैं, ब्लीडिंग भी है थोड़ी सी, पर और कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो प्रथम दृष्टि में क्या हत्या लगती है? हाँ, लग तो यही रहा है, शायद हत्या हो। तो फिलहाल क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस अभी? फिलहाल अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं और जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे उसे कार्रवाई करेंगे। परिजनों के सिर्फ शक जताया क्या? नहीं, अभी कोई शक नहीं देता। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें घायल दंपत्ति को सीएचसी भर्ती कराया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बबरेवाली मंदिर पर दर्शन करने के लिए बाइक पर जा रहे दंपत्ति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी जानसठ में भर्ती करा दिया। जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और स्टैटिक टीम द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा क्षेत्र की कुंडा कला चौसाना सीमा चेक पोस्ट पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने संदिग्ध वाहनों की ताबड़तोड़ चेकिंग की, जहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट राम भूषण वर्मा के साथ उप निरीक्षक संजय राणा 6 सदस्य टीम के साथ मौजूद रहे और वाहनों की जमकर तलाशी ली थी और वाहनों की जमकर तलाशी लेते नजर आए। सीतरों के उप निरीक्षक संजय राणा ने बताया कि आचार संहिता लगते ही प्रतिदिन वाहन चेकिंग की जा रही है। 3 दिन पूर्व स्टैटिक सर्विलांस टीम के द्वारा 7 चेकिंग के दौरान मजिस्ट्रेट राम भूषण वर्मा एवं उप निरीक्षक संजय राणा व उनकी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार की तलाशी के दौरान उसकी डिक्की से 6,50,000 रुपए मिले थे। बरामद रकम का सही ब्यौरा न मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया। श्री राम भूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते कुंडाकला चेक पोस्ट पर बड़ी मुस्तैदी के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकांश संदिग्ध आने जाने वाले वाहनों की जमकर तलाशी लेते हुए चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री आदि होने की तलाशी भी ली जा रही है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार चेकिंग का अभियान कर रहे हैं। जी जी जी। और इसमें मतलब एसएसटी टीम है हमारी। जी जी जी। और कोई कैश ले जा रहा है 50,000 से ऊपर अगर कैश ले जा रहा है तो उसको हम जांच छानबीन करते हैं। जी जी जी। कोई उपहार जैसे मतलब जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित ना करे, ऐसे कारकों के हम चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी। कोई उपहार ना लेते जाते, 10,000 से ऊपर अगर कोई उपहार वगैरह ले जा रहा है तो उसको भी हम देखते हैं।
कैश, कोई संदिग्ध सामान लेके जा रहा है, उसकी हम जांच यहाँ कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार। जनपद मुजफ्फरनगर के हस्तिनापुर वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दुर्लभ जानवरों का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, जाल सहित मृत जंगली जानवर बरामद हुआ। दरअसल मामला भोपा थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिहारगढ़ के जंगल में छापेमारी की, जहां जंगली जानवरों का शिकार करने वाले शिकारियों ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान नीरज, लाखन, प्रदीप निवासी ग्राम बिहारगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से अवैध असलहा के रूप में 12 बोर बंदूक, 315 बोर तमंचा, 4 कारतूस, 12 बोर, 2 कारतूस, 315 बोर, 1 जाल, 1 मोटरसाइकिल व शिकार हुआ जंगली जानवर बरामद हुआ है। आरोपी शिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों शिकारियों को जेल भेज दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत जो गंगा की कटरी का इलाका है, आदर का इलाका है, उसमें कई सेवरल इनपुट्स प्राप्त हुए थे कि उसमें शिकारियों का एक गैंग सक्रिय है, जो कि जंगली जानवरों का जो कि प्रतिबंधित हैं उनका शिकार करता है और उनके शिकार करने के बाद उनका कमर्शियल उपयोग करता है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी शुक्रताल, चौकी प्रभारी सीकरी और प्रभारी निरीक्षक भोपा के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी भोपा के निर्देशन में इनके द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि जो है 3 शिकारी जो कि मूल रूप से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और दिखाने के लिए कुछ और कार्य करते हैं, इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर, पुलिस को देखते ही जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से, प्रत्येक के कब्जे से तमंचा और बंदूक बरामद हुए हैं अवैध, जिनका उपयोग ये शिकार में किया करते हैं। साथ ही इनके साथ शिकार को पकड़ने के लिए जाल बरामद हुआ है, जो आपके समक्ष उपस्थित है। और मौके से जंगली जानवर का अधजला शव भी मिला था, जिसके बारे में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। इस तरह के ऑपरेशन हम और चलाएंगे ताकि सेंचुरी क्षेत्र में कोई भी वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन न हो। क्या सर इन लोगों पर पहले भी कोई मुकदमा है? ये हम ट्रेस करा रहे हैं, क्योंकि यह एरिया बिजनौर से भी मिलता जुलता है। आज हमारे क्षेत्राधिकारी बिजनौर गए भी थे। इस संबंध में हम कोशिश करेंगे कि जॉइंट ऑपरेशन चलाए जाए। सर लास्ट वीक भी एक घटना हिरण की शिकार को लेकर हुई थी कोकाजी थाना क्षेत्र में और रामराज थाना क्षेत्र में अक्सर होता रहा है, तो क्या इसके लिए प्रशासन अलर्ट होगा नहीं? जैसे ही इसमें इनपुट्स प्राप्त होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, हम तुरंत कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं और इस तरह की कोई भी अवैधानिक गतिविधि को सेंचुरी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने अब सोशल मीडिया पर नजरें बनाए रखने के लिए सर्विलांस और साइबर सेल की टीमों का गठन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर सभी जनपदों की पुलिस ने अपनी कमर कस रखी है। बात अगर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की करें तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों और शांति व्यवस्था को बाधित करने वालों पर निगाहें रखने के लिए जनपद में सर्विलांस और साइबर सेल की टीमों का गठन किया है। ये टीमें साइबर सेल के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी निगाहें बनाए रखेंगी और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटेगी। इस मामले में एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से पूर्ण कराने के संबंध में हमने सर्विलांस से और साइबर से 2 अलग-अलग टीमें लगाई हैं और इसमें विभिन्न प्रकार का डेटा प्राप्त कर इसमें जिस प्रकार की भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। अभी हमने ये 2 सेल नए शुरू किए हैं और इसमें किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था, अगर कोई शांति व्यवस्था बाधित हो, इस प्रकार का अगर कोई इशू आता है तो इसमें हम त्वरित कार्रवाई कर सके, इसलिए 2 टीमों को लगाया गया है। ये चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्वक ढंग से
पूर्ण करने के संबंध में हमने सर्विलांस से और साइबर से 2 अलग अलग टीमें लगाई हैं और इसमें विभिन्न प्रकार का डेटा प्राप्त कर उसमें जिस प्रकार की भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी हमने ये 2 सेल नए शुरू किए हैं और इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को अगर जो कोई शांति व्यवस्था बाधित हो, इस प्रकार की अगर जो कोई सामने इश्यू आता है तो उसमें हम त्वरित कार्रवाई कर सके, इसीलिए 2 टीमों को लगाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कानाहेड़ी में क्रिकेट के खेल में ही 2 समुदाय के बच्चों में विवाद हो गया, जिसमें एक बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कानाहेड़ी में क्रिकेट के खेल में ही 2 समुदाय के बच्चों में विवाद हो गया, जिसमें विशेष समुदाय के 2 लोगों ने विनीत नाम के एक बच्चे को क्रिकेट बैट से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देकर दोनों युवक घटनास्थल से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल बच्चे विनीत को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। जहां परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 307 में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायल विनीत के परिजनों की माने तो क्रिकेट खेलते समय गेंद एक मकान में गिर जाने पर मकान मालिक सलमान और मनव्वर ने गेंद लेने गए विनीत पर बैट से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। इस मामले में एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी सूचना मिली है कि क्रिकेट खेलते समय बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ है, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी है। उसको तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और उसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। घायल की स्थिति के लिए हमने सीओ साहब को भेजा है, जो हॉस्पिटल से प्राप्त किया। उसमें पता चला कि उसकी स्थिति ठीक है। ये खेल रहे थे जी, खेलने के बाद बॉल चले गए घेर में बॉल उठाने के लिए ही गया था। घेर बल्कि वो खुला घेर है, अचानक बॉल चली गई उधर, बॉल उठाने के लिए चले गया और वहाँ पे उसका घेर था। मैं आए, इसका बैट छीन गया और इसका बजाना शुरू कर दिया। मैं 2 लोग थे, तो एक लड़का और था, ऐसा छुड़ाने के बजाय वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, तो ऐसा बजा बुझो के वे भाग गए। हाँ, 2 लड़के थे, हफीज जी, एक तो हफीज जी था, उसका नाम सलमान था, सनोवर, वे गाँव कानाहेड़ी के, और वैसे गाँव में 200 के है, नाम इसका विनीत है। ये चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक सूचना मिली है कि क्रिकेट खेलते टाइम बच्चों में कुछ झगड़ा हुआ है, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी है। उसको तुरंत उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है और उसको तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। क्या स्थिति है घायल की स्थिति के लिए हमने सीओ साहब को भेजा है। फिलहाल जो हॉस्पिटल से प्राप्त किया है उसमें ये है कि उसकी स्थिति ठीक है। कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन के पुत्र नाहिद हसन गंगो विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां भरी सभा में किसानों ने उनका विरोध किया। कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन के समर्थन में उनके पुत्र नाहिद हसन बुधवार को गंगो विधानसभा क्षेत्र के गांव रादौर में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे, जहां पूर्व ग्राम प्रधान समय सिंह के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया था। जब यह सभा शुरू हुई तो किसानों ने विधायक नाहिद हसन पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। किसानों का कहना था कि सांसद चुने जाने के बाद तबस्सुम हसन आज तक भी उनके क्षेत्र में दिखाई नहीं दी और अब चुनाव आने पर उन्हें गाँव की फिर से याद आ गयी, जिस पर नाहिद हसन ने किसानों को जवाब दिए, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हो पाए और आने वाले समय में काम होने का आश्वासन देकर आक्रोशित किसान को शांत कराया गया। सवाल सही है, करना भी चाहिए। 1100 गाँव है और 2.5 करोड़ रुपए आप बांट के दिखा दो कैसे बात तो सुनो। हमने अब बात ज्यादा करती नहीं, अगर हमने तो इंदर सेन का जानता है 28,000 पंचायत के सामने कह के जाना, आप जो काम कहोगे सब वही काम। तो आपने देखा होगा कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए उन्होंने बीजेपी से आप कह सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में जो
वो सब जो है लोगों को ये दिखाने के लिए कि लोग बाग डाइवर्ट हो जाए अपने असली मुद्दों से। हम लोग अपना मुद्दा जो है डेवलपमेंट का लेके चल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा का, एजुकेशन का लेके चल रहे हैं, और हेल्थ का जो भी आज हम लोग देखते हैं कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल में, और जो भी बड़े बड़े आज बीमारियां लोगों को जो लग रही हैं उसके उपचार के लिए आज कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास जो है, और अगर है भी तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करा जा रहा, उसको पैसा नहीं दे रही है सरकार। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गांव में जो अक्सर हमारे सामने विकास के मुद्दे आते हैं। तो एक तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जो है ये चाहते हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश का जो है बेवकूफ़ बनाया, और सिर्फ गन्ना सेठों को, जो अंबानी अडानी, इन लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाया है, विदेशों में जा के इनके लिए ठेके वगैरह दिलवाए हैं, और लेकिन बदले में जो 70% जो जनता जो क्षेत्र में रहती है, जो किसान है, मजदूर है, जो रिमोट एरियाज़ में जो रहती है, उन लोगों को कुछ भी, जो 70% जो जनता है उनको कुछ भी बदले में देने का काम नहीं किया। चाहे वो आज बिजली के बिलों से इतनी आहत है, आज गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहा जो है। हरियाणा के होडल में पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने मौजूदा कांग्रेस विधायक उदय भान पर फाटनगर की 400 एकड़ पंचायती जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हसनपुर में फाटनगर की जमीन को सस्ते दामों में हथियाने को कांग्रेस के आलाकमान के दामाद वाड्रा पर भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि अब होडल के पूर्व मंत्री व जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जगदीश नायर ने मौजूदा कांग्रेस विधायक उदय भान पर फाटनगर के पंचायत की व किसानों की 400 एकड़ जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने के प्रेस वार्ता के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि नायर ने बताया कि यह 400 एकड़ जमीन पंचायत में कुछ गरीब किसानों की थी, जिनमें से कुछ किसानों की तो मौत भी हो चुकी थी। होडल कांग्रेस विधायक उदय भान ने कांग्रेस राज में यह जमीन अपने चहेतों के नाम फर्जी तरीके से करा दी थी, जिसकी शिकायत किसानों ने डीसी कोर्ट में की थी और डीसी कोर्ट ने उनकी फर्जी रजिस्ट्री मानकर खारिज कर दी थी। लेकिन आज भी किसान उस जमीन से वंचित हैं। नायर ने मांग की है कि इसकी सीबीआई द्वारा जांच कराकर सरकार किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाए और विधायक पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलाए और जेल जाए। अगर सरकार ने इन गरीब किसानों की जमीन नहीं दिलाई तो जल्द ही इलाके से महापंचायत बुलाई जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कि उदय भान जी विधायक हैं इस क्षेत्र के, होडल विधानसभा क्षेत्र के। उन्होंने फाटनगर में पंचायती देय की जमीन, जो गरीब लोगों की जमीन थी, उसे अपने रजिस्ट्री करा ली अपने चहेते लोगों के नाम, जो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता थे उस समय के, जो उसके निजी लोग हैं। और ये ज़मीन बगैर पैसे के कराई गई थी। कुछ लोगों को तो ये भी पता ना है कि हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कब होगी, तो फर्जी तौर पर ये रजिस्ट्रियाँ की गई। तो कुछ लोग मारे भी गए, रजिस्ट्री आज हो रही है और लोग 10 साल पहले मर चुके हैं। ऐसे भी केस हमारे सामने आए। वो लोग बेचारे हमारे पास आए एज ए अपोजिशन के नाते, उन लोगों ने हमारे को कहा कि हमारी मदद करो। वो लोग न्यायालय में भी गए, डीसी कोर्ट ने भी इस ज़मीन को जो है ना पंचायत दे माना और ये माना कि ये गलत रजिस्ट्रियाँ कराई गई हैं। उनके इंतकाल भी रद्द किए गए। 621 इंतकाल है वो रद्द किया कि ये गलत तरीके से चढ़ा दिया गया। आज उस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि उदय भान जी ने फर्जी तरीके से 400 एकड़ जमीन फाटनगर की जमीन को खरीद कर अपने चहेते लोगों को नाम करा दिया। डीसी साहब ने जब उसको आज इसकी सरकार ने जांच को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब ठंडे बस्ते में डल गई थी। अब ये फिर आज मौजूदा विधायक है, आज इस जांच को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जो उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों की जमीन थी उन लोगों को जमीन वापस की जाए। पंचायत देह की जमीन है, ये पंचायत देह की जमीन है। कानूनन इस जमीन को जो है ना रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने मिली भगत से सरपंच को दबाव में लेकर, सरपंच उस टाइम अपनी सरपंची को बचाने के लिए या वो भी इसमें शामिल था, दूसरा तहसीलदार इसमें शामिल था। फर्जी तरीके से इसकी रजिस्ट्रियाँ इन्होंने अपने लोगों के नाम करा ली गई, जो गलत है। क्या होगा आपका? मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। मैं पहले भी विधानसभा में ये मैटर उठा चुका हूँ। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जी इसकी किसी अच्छी एजेंसी से जांच कराई जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि सीबीआई से जांच कराई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उन गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। वो मल्लाह समाज के लोग आज बेचारे एक वक्त की रोटी नहीं
वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं सिर्फ विधायक की वजह से। आज मैं चाहूँगा कि इनको न्याय मिले। हम उनको न्याय दिलाने के लिए अच्छी एजेंसी से जांच कराएंगे। दूसरा, अगर कोई नहीं सुनेगा तो इलाके की महापंचायत जोड़कर उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो अगर तो निश्चित तौर पर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराकर इनको जमीन वापस दिलाई जाएगी। क्या कोई और भी कार्रवाई के बारे में नहीं पता, उदयवान के बारे में पता है कि इसने इस जमीन को अपने लोगों के नाम कराया। मैंने आपको नाम भी बताए थे, धर्मचंद सियोल से हैं और वो नंबरदार नीरज फरीदाबाद से हैं, रामवीर नंबरदार है और पूनम नाम की लेडी है, जो इसके निकटतम पारिवारिक लोग भी हो सकते हैं और इसके कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खान के शस्त्र लाइसेंसों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि यह कदम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाए गए हैं। दरअसल शस्त्र निलंबन का आदेश जिलाधिकारी न्यायालय ने दिया है, जिसके नोटिस में लिखा है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान शहर कोतवाली में उनके खिलाफ लोक संपत्ति अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ही प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह कार्रवाई की है। वहीं आजम खान ने पलटवार करते हुए कहा है कि शस्त्र लाइसेंस निलंबित से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि प्रशासन ज्यादती करने में लगा है और उनके खिलाफ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय कुमार ने इस मामले में 12 शस्त्र शामिल हैं, जिसमें चुनाव के दौरान शस्त्र के दुरुपयोग का मामला है, जिसमें चार्जशीट भी है। कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट आई थी, जिस पर उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। यह कोई कार्रवाई नहीं है, अभी उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है, जिसमें उन्हें शस्त्र निलंबन को लेकर सूचना दी गई है। क्यों न हम शस्त्र निरस्त कर दें, उसके बाद उनकी सुनवाई करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, तो इसे कार्रवाई के तौर पर नहीं, कार्रवाई की प्रक्रिया के तौर पर समझा जाना उचित रहेगा। वहीं नोटिस का जवाब 10 अप्रैल तक दिया जाना तय किया गया है, जिसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। या कैंसिल किया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें 12 शस्त्र शामिल हैं। हम तो शस्त्र के हिसाब से शस्त्रों का अगर दुरुपयोग होता है किसी मामले में, तो उसमें शस्त्र का दुरुपयोग का मामला है चुनाव के दौरान, और उसमें चार्जशीट भी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इन सारे शस्त्रों की रिपोर्ट पुलिस से आई थी, उस पर हमने उनको नोटिस निर्गत किया है। ये अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई, अभी उनको नोटिस निर्गत किया गया है कि क्यों ना हम शस्त्र निरस्त कर दें। उसके बाद उनकी सुनवाई करने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इसको कार्रवाई के तरीके से नहीं, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया के तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, इस तरीके से इसको देखा जाना उचित है। सर, कितने लाइसेंस हैं टोटल इनके? इसमें 3 लोगों के 3-3 लाइसेंस हैं, आजम खान, यूसुफ अली और तनवीर अहमद, और बाकी 3 व्यक्ति हैं जिनके 1-1 लाइसेंस है। तो नोटिस का जवाब कब तक मांगा गया है सर? 10 तारीख को नोटिस का जवाब मांगा गया, उसके बाद नोटिस का जवाब आने के बाद फर्दर कार्रवाई की। हरियाणा के बल्लभगढ़ बाईपास स्थित जाट चौक पर एक अनियंत्रित कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बीती रात पतिथला के गांव शाहूपुरा के समीप जाट चौराहे और बल्लभगढ़ बाईपास पर एक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज फरीदाबाद के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा है और पुलिस आरोपी गाड़ी चालक की तलाश में जुट गई है। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ बाईपास स्थित जाट चौक का है, जहाँ बीती रात एक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना में घायल व्यक्ति की हालत को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना गंभीर हुआ होगा। मिली जानकारी के मुताबिक घायल गांव झाड़ सेतली का निवासी है, जो बाइक पर सवार होकर किसी काम से गांव शाहूपुरा आया था कि तभी लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जहां पहुंची और घायल की शिनाख्त कर उसे इलाज के लिए फरीदाबाद के निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। कैंटर ने मोटरसाइकिल पे डेंट मार दिया, मजरूफ को सरबोध अस्पताल भिजवा दिया। तो कहाँ से कैंटर आ रही थी और कहाँ का रहने वाला है सर ये लड़का? ये झाड़ सेतनी के बताते हैं मोटरसाइकिल वाले को, कैंटर वाला इधर से चंदावली की तरफ से आ रहा था बाईपास। कैसी शिनाख्त हो पाई? शिनाख्त उसके मोबाइल से हो पाई थी, फोन किया था। अब क्या कैंटर चालक पुलिस हिरासत में फरार है? कैंटर चालक भाग गया, कैंटर से खड़ा करके।
उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थाना कोतवाली सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस अधीक्षक पूनम के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना कोतवाली सदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां निरीक्षक अपराध ओम प्रकाश तिवारी के निर्देशन में पुलिस टीम ने महबूबगंज और शारदा नगर के रास्ते पर मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को रुकने का इशारा किया तो एक युवक वहां से फरार हो गया, जबकि 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। वहीं पूछताछ के बाद दोनों वाहन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की। पकड़ गए दोनों युवकों के नाम साधु भार्गव और विकास गिरी है, जो जनपद लखीमपुर खीरी के ही निवासी हैं, जबकि उनका एक साथी भूरा भागने में कामयाब रहा। क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में उनकी टीम ने एक गैंग पकड़ा है। वाहन चोरी का गैंग है। दोपहिया वाहन चोरी करके यहाँ से निगासन और बलिया के रास्ते नेपाल में जाके बेच देने की शिकायत मिली थी। इस मुखबिरी की सूचना पर उसमें कार्रवाई करते हुए 2 की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें थाना कोतवाली क्षेत्र के 2 वाहन हैं जो जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है कुछ? ये नए अपराधी हैं। अब तक जो आपराधिक इतिहास जनपद में खंगाला गया है उसमें अभी तक ये पहली वारदात है और पहली बार गैंग पकड़ा गया है। इससे लगता है कि नया गैंग है और इसमें अन्य आपराधिक इतिहास और भी थानों से, बाहर के थानों से खंगाला जा रहा है। इस बीच फिलहाल इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और एक अभियुक्त भगा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी करके अन्य वाहन बरामद किया जाएगा। पुलिस पार्टी को इनाम भी दिया गया है? पुलिस पार्टी को इनाम दिया गया? हाँ, ये गुडवर्क करने वाले प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व वाली टीम को 5000 रुपये इनाम की घोषणा। जनपद सहारनपुर के बलियाखेड़ी विकासखंड के गांव उनाली में प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जनपद सहारनपुर के बलियाखेड़ी विकासखंड के गांव उनाली में बुधवार को प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मतदान करने की अपील की गयी। और हमारा ये अभियान वोटर को जागरूक करने के लिए है कि 11 अप्रैल को सभी लोग अपना मत दें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। जनपद मुजफ्फरनगर के संबलहेड़ा में पोलियो मुक्त भारत होने के उपलक्ष्य में कोर पीसीआई जन कल्याण समिति द्वारा पोलियो मुक्त भारत दिवस मनाया गया। मीरापुर के गांव संबलहेड़ा में पोलियो मुक्त भारत होने के उपलक्ष्य में कोर पीसीआई जन कल्याण समिति द्वारा हर्षोल्लास के साथ पोलियो मुक्त भारत दिवस मनाया गया। 13 जनवरी 2011 के बाद भारत देश में कोई भी पोलियो का मामला नहीं मिला है। इसके 3 वर्ष बाद भारत को पोलियो मुक्त भारत का प्रमाण पत्र दिया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधान अखलाक कुरैशी, डीएमसी विनोद कुमार शर्मा, चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार, बीएमसी हेमंत शर्मा, बीएमसी बीना बंडन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बीएमसी रेशमा हसन द्वारा किया गया। आज 27 मार्च है और ये हमारा जो मुक्त भारत हुआ है उसी के उपलक्ष्य में हर साल यहाँ 27 मार्च को प्रोग्राम होता है। फीता काटा जाता है, दिया जलाया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश जो है 27 मार्च को पोलियो मुक्त हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में है? जी, उसी के उपलक्ष्य में। मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश का जो है सर्टिफिकेट मिला था। हमारे यहाँ से पोलियो के केसेस 13 जनवरी 2011 में आखिरी केस आया था और 3 साल बाद सर्टिफिकेट मिला था। तो 27 मार्च को हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ संबलहेड़ा में जो पोलियो उन्मूलन द्वार बना हुआ है, हमारे सभी सीएमसी, बीएमसी और हम लोग मिलकर के करते हैं। कौन मुख्य अतिथि थे इसमें? मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि इसमें हमारे एक तो ग्राम प्रधान जो थे, जो पूर्व ग्राम प्रधान थे अखलाक जी, वो थे, और जो हमारे यहाँ के जो सीएससी जानसठ के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर अशोक कुमार, वो थे इसमें। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड में एक 24 वर्षीय
युवक का शव गांव के ही करीब आम के बाग में फंदे पर लटका मिला, जिसकी सूचना पर थाना भवन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दरअसल घटना जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड की है, जहां भवन पुलिस को सूचना मिली थी गांव के पास ही आम के बाग में पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला है। जिसकी सूचना मिलते ही थाना भवन पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जाँच में जुट गयी। मृतक की पहचान गाँव के ही सहदेव पुत्र शिव कुमार के रूप में हुई है। गाँव के ही कुछ लोगों ने बताया कि मृतक की बहन काफी दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके कारण सहदेव काफी तनावपूर्ण स्थिति में था। मंगलवार की रात मृतक सहदेव अचानक गायब हो गया, जिसको परिजनों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, परंतु सहदेव का कोई पता नहीं लग सका। सुबह के समय जब ग्रामीण खेत पर गए तो उन्होंने सहदेव को पेड़ पर लटका हुआ मृत स्थिति में पाया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने परिजनों व पुलिस को दी। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सहदेव की बीमार चल रही बहन की मृत्यु भी आज सुबह ही हुई है। सर मामला तो हमको मालूम नहीं है, पर ये रात 7 बजे से 8 बजे से गायब है घर से। घर के दूसरे साइड जिन्ना उससे चला गया और सुबह आए, रात में ढूंढना, सुबह ढूंढने के बाद एक लड़की को मेरे पास फ़ोन गया, मोनू था उसका नाम। उसने बोला कि तेरा भाई कहाँ है? मगर भाई मालूम नहीं, ढूंढते फिर रात से खेलने के भाग में। ये बताया जा रहा है कि लड़की एक्सपायर हो गई थी, उसकी टेंशन में इन्हें आत्महत्या किया है, क्या कितना सच्चाई है? सर ये हमको मालूम नहीं कि उसकी टेंशन थी। क्या लगता है भैया इसके? भाई लगता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन लगातार चुनाव होने से पहले चुनाव की तैयारियों की परख कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा 2019 में दिव्यांग जनों को मतदान स्थल तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने ट्राईसाइकिल व कई संसाधनों की उपलब्धता मतदान स्थल पर कराने का निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर सहारनपुर मंडल आयुक्त चंद्र प्रकाश त्रिपाठी और DIG शरद सचान के साथ थाना भवन के प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में पहुंचे और पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। जनपद शामली के थाना भवन दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में सहारनपुर के मंडला आयुक्त चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, DIG सहारनपुर शरद सचान चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। वहां पर मौजूद दिव्यांग लोगों से सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पेंशन के बारे में दिव्यांगों से जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांग जनों को मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। अगर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो उसके लिए मतदान स्थल पर लाइन अलग से होगी और ट्राईसाइकिल आदि संसाधनों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मंडला आयुक्त ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन की तैयारी के लिए हम और DIG साहब आज पहले हम लोगों ने जो कार्मिकों की ट्रेनिंग हो रही है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, कार्मिकों से बात की और यहाँ पर भी जो प्राथमिक विद्यालय थाना भवन है यहाँ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को हम लोगों ने देखा और पाया कि यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन यहाँ, एक सामने, कुल मिलाकर के 6 पोलिंग स्टेशन हैं। माननीय निर्वाचन आयोग ने इस बार दिव्यांग जनों को भी वोट देने के लिए प्रेषित करने के लिए हम लोगों को एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स बनाया है। तो इस दृष्टिकोण में अभी हम लोग 3-4 विद्यालयों में गए, हमने दिव्यांग जनों से बात की और बात करके मैंने पाया कि सभी के जो है सबके पास आधार कार्ड है, सबने पिछली बार भी वोट डाला था और इस बार भी 11 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में दिव्यांगजन आके यहाँ पर वोट डालेंगे। और मैंने अन्य जो उपस्थित लोग हैं उनसे भी यही अपील की कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सबको मतदान करना चाहिए और अच्छा रिस्पांस है लोगों का। हमें उम्मीद है कि सहारनपुर और शामली सभी जगह बहुत अच्छे प्रतिशत का मतदान होगा। थैंक यू। दिव्यांगों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें? दिव्यांगजन के लिए शासन ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी। मैंने सभी से पूछा, सभी को पेंशन मिल रही है, कुछ के पास ट्राईसाइकिल्स भी हैं और इसके अलावा भी सभी से मैंने पूछा कि वो लोग पढ़े लिखे हैं तो कोई अपने घर में ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो सभी जन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए प्रयास करते हैं। शासन की तरफ से जो नीति मिल रही, इसके अलावा विकलांगजन और दिव्यांगजन स्वयं भी अब ट्यूशन आदि का भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, हमने रैंप का निरीक्षण किया, रैंप सभी जगह बने हुए हैं, कुछ जगह हम व्हील चेयर्स की भी अवेलेबिलिटी करा रहे हैं। DM शामली ने उसके लिए ऑर्डर किया। हमें उम्मीद है दिव्यांगजन को वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा उपलब्ध।
हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।